को अब भिजवाया गया है गिलगित बल्तिस्तान में, और वो जाकर अजीबोगरीब रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ड्यूटी उनकी ये है, जो चीजें वो बता रहे हैं कि नंबर एक, वहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड है, वो तो पूरी दुनिया ने देख ली, जो असद कैसर के साथ हुआ, जुनैद अकबर के साथ हुआ, या सलमान अकरम राजा, नईम हैदर पंजूथा, और जो कुछ हुआ शौकत बसरा के साथ, या बाकी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ जो हो रहा है, जो कुछ वहां पे वोटर लिस्टों के साथ हो रहा है। तो ये सारी चीजें देख के तो साबित होता है ना कि क्या हो रहा है। बहरहाल ये साबित करने के ऊपर तुले कि मुकम्मल आजादी है, जो मर्जी करो वहां पे गिलगित बल्तिस्तान में, आप जितने मर्जी झंडे लगाओ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। तो वहां पे ये तासुर देने गए हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, हालांकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। नंबर दो, ये वहां पे खबरें दे रहे हैं कि जनाब टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दुरुस्त नहीं बांटे। भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट जिसको मर्जी दे, आप इलेक्शन तो लड़ने देना, भाई धांधली करने का तो कोई जवाब नहीं होता। भाई टिकट दुरुस्त नहीं बांटे, तुम लोग जाके 2 टके के छोटे छोटे सहाफी हैं, ये जाकर फैसला करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट ठीक दिए या टिकट गलत दिए। सारी जिंदगी इन्होंने सियासत, कोई काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, और ये फैसला करेंगे टिकट ठीक दिए या गलत दिए। इमरान खान ने जिसको भी टिकट दिए थे ना, या उसकी पार्टी ने, 2024 के इलेक्शन में वो सारे जीत गए थे। वोट इमरान खान का, इस वक्त सिचुएशन कोई और है, टिकट विकेट का मामला नहीं है। देखो शेर अफजल मरवत जैसे लोग जीत कर असेंबली के अंदर पहुंच गए थे, तो वो टिकट इमरान खान ने, उनकी पार्टी ने टिकट ही दिया हुआ था ना। बहुत सारे लोग खुद ये कहते हैं कि हमारी तो औकात ही नहीं थी, हमें तो इमरान खान साहब ने टिकट दे दिया या उनकी पार्टी का टिकट मिल गया तो हम जीत गए। नंबर 3, ये तासुर दे रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा मकबूल है। मैं अभी देख रहा था, नून लीग के वफाकी वजीर बैठे हुए थे, साथ में कैप्टन सफदर भी था, तो 4 लाइनें थी लोगों की, जो लोग बैठ के उनकी बात सुन रहे थे, और वो लाउड स्पीकर के ऊपर जनाब तकरीर कर रहे थे। जितने लोग बैठे हुए थे ना, उनसे एक कमरे के अंदर बैठ के भी बात हो सकती है, या जितने लोग बैठे हुए थे एक हॉल के अंदर, कमरा नहीं तो चले हॉल लगा लें, एक हॉल के अंदर बैठ के बात हो सकती है, बगैर माइक के, स्पीकर के, लाउड स्पीकर के बगैर भी बात हो सकती है। और एक ये तासुर दिया जा रहा है कि वहां के लोगों को कोई एतराज नहीं है जो कुछ भी हो रहा है। ये तो पता चलेगा जब आप धांधली करेंगे और वहां पे जुड़लू फेरेंगे, तो उसके बाद क्या होता है। तो एक के बाद एक लतीफा आ रहा है। अभी कैप्टन सफदर साहब जनाब एक तकरीर कर रहे थे, जिसका मैंने आपको हवाला दिया। वहां पे खुरम दस्तगीर बैठे हुए थे, आबिद शेर अली थे, अमीर मुकाम थे, और दीगर कुछ और लोग भी थे। ये फेडरल मिनिस्टर्स हैं, ये लोग वहां पे मौजूद थे। और कैप्टन सफदर ने तकरीर करते हुए भारत के 100 तैयारे गिरा दिए। यानी कैप्टन सफदर की तकरीर की समझ नहीं आती, कभी इधर हो जाता है, कभी इधर को जाता है, कभी उधर को जाता है, कभी बदवा देते थे शरीफ खानदान को, कभी जरदारी को बदवा देते, कोई समझ नहीं आती कैप्टन सफदर जा कहां को रहे। कभी ये कहते हैं जिसने पाकिस्तान को लूटा या अल्लाह उन्हें बर्बाद कर दे, साथ ही मियां साहब की तबीयत खराब हो जाती है, वो जनेवा चले जाते हैं। तो कैप्टन सफदर की तो बदवा भी बड़ी खौफनाक लगती है। बहरहाल कैप्टन सफदर ने कहा जी भारत के 100 तैयारे तबाह कर दिए हमने लड़ाई में। अब ये तैयारे तो इतनी तेज तो डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी लंबी छोड़ दे जितनी लंबी कैप्टन सफदर ने छोड़ दी है। ये सारे छोड़ू ही है मुझे लगता है। मरियम नवाज आती है, इतनी लंबी लंबी छोड़ती है, बंदा हैरान हो जाता है। कैप्टन सफदर उनका शौहर, वो छोड़ता है, बंदा हैरान हो जाता है। पता नहीं इनके बच्चे कल को क्या करेंगे। ये पूरी छोड़ू खानदान है। नवाज शरीफ ने इतनी इतनी लंबी छोड़ी, इतने 100 अरब कुर्बान, फलाने इलाके के ऊपर कुर्बान, खैबर पख्तूनख्वा वालों ये पैसे कुर्बान, फलानी जगह पे ये पैसे कुर्बान। मियां नवाज शरीफ ने कर कर तकरीरें पूरे पाकिस्तान में 1000 एयरपोर्ट बना दिया था इलेक्शन कैंपेन में पिछली मर्तबा, तो वो कुछ भी नहीं हुआ बाद में, किसी को कोई पैसा नहीं दिया। तो बड़ी लंबी लंबी छोड़ते हैं। शहबाज शरीफ ने कितनी लंबी लंबी छोड़ी, जरदारी को सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। फिर शहबाज शरीफ ने एक और बड़ी लंबी छोड़ी, अपने कपड़े बेच दूंगा, कौम को गरीब नहीं होने दूंगा। उसके बाद हमने देखा कि बड़े बड़े डिजाइनर सूट पहन के वो आसिम मुनीर साहब के साथ वॉक करते हुए टिकटॉक बनाते हैं, और वो टिकटॉक जनाब हुकूमती अकाउंट्स, वो पूरा पैसा खर्च करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं उनको वायरल करने के लिए भी। सूरत हाल ये है। अब ये कैप्टन सफदर ने छोड़ दिए जनाब 100 तैयारे इंडिया के हमने तबाह कर दिए। ना इस बात का इंडिया को पता है, ना पाकिस्तानी फौज को पता है। ये तो पाकिस्तानी फौज का मजाक उड़ा रहे हैं एक तरह से। अब जितनी लड़ाई हुई है, जैसी लड़ाई हुई है, उसको वैसे ही रहने दें। एक कामयाबी अल्लाह ने पाकिस्तान को दी है, आप उसको एग्जेजरेट कर करके क्यों मशकूक बना रहे हैं। तो कैप्टन सफदर ने जनाब अली अब 100 तैयारे तबाह कर दिए। सराजुल हक साहब ने वहां पे एक हक कोई की है और ठीक बात की है। जमात इस्लामी के साबिक अमीर हैं सराजुल हक साहब। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं जबरी तौर पे लापता होकर वापस आया ना अपने घर में, तो बड़े सियासतदान मुझे छुप छुप के फोन करते थे, सहाफी भी, एवं डर डर के। उन्हें पता था वो मुझे मिलने के लिए आएंगे, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत सारे लोग मुझे मिलने नहीं आते थे। सहाफियों ने तो फिर भी हौसला किया,
सियासतदान डरते थे मुझे मिलने आने के लिए, वो सोचते थे कि इमरान रियाज को मिलने के लिए जाएंगे तो हम जेर अताब आ जाएंगे, हमारे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो उस वक्त सराजुल हक साहब सबसे पहले मेरे घर आए थे, जमात इस्लामी के अमीर। तो सराजुल हक साहब आए थे, उन्होंने आकर अफसोस भी किया और जो कुछ मेरे साथ हुआ पूरी बातचीत मेरे से उन्होंने सुनी भी। तो सराजुल हक साहब ने वहां पे हक की बात की है। उन्होंने बिलावल को कहा कि शर्म आनी चाहिए आपको कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हाथ बांधे हुए हैं और आपको इजाजत दी हुई है कि आप इनके मुंह के ऊपर मुक्के मारें और आप वो करते चले जा रहे। वैसे सिचुएशन भी यही है कि जो बड़ा खिलाड़ी है, मेन खिलाड़ी है, उसको मैदान से आउट करके बाकी सारों को खुला छोड़ा हुआ, जाओ मौजें करो, जो दिल करता है वो जाके वहां पे करो। इन्हें फ्री हैंड दिया हुआ है, इमरान खान के हाथ बांध के पंचिंग बैग बना के इनको दिया हुआ है कि आप इमरान खान को मुक्के मारो। और ये ऐसे बेशर्म है कि ये मार रहे हैं और इन्हें शर्म भी नहीं आ रही कि कल को इसी लेवल का जुल्म इनके साथ हो चुका है। लेवल तो बहुत फर्क है एक्चुअली। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी, बेनजीर भुट्टो की शहादत, ये दो बहुत बड़े सदमे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। लेकिन वो भुट्टो की पॉलिटिकल पार्टी थी, आजकल जरदारियों का राज है इस पार्टी के ऊपर। तो इनके साथ, जरदारियों के साथ तो कोई ऐसा जुल्म नहीं हुआ। हां, बिलावल की वालदा शहीद हुई हैं, लेकिन इनका तर्ज अमल वो नहीं है जो बेनजीर भुट्टो का था। जमहूरियत के बारे में इनकी सोच भी वैसी नहीं है। बहरहाल जो टाउट सहाफी हैं वो वक्त से पहले कुछ गवाहियां भी देना शुरू हो गए हैं और वो गवाहियां दे रहे हैं कि किसी सूरत भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में हुकूमत नहीं बनाने देगी। और यही बात हम आपको कई हफ्तों से पहले से बता रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये बात कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और ये बात कभी भी उन्हें काबिल कबूल नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जैसे हसास इलाकों में कोई कठपुतली हुकूमत ना हो और कोई ऐसी हुकूमत हो जो सवाल पूछे, जवाब मांगे, कोई ऐसी हुकूमत हो जो आजादाना तौर पे अपने फैसले करे, अपने लोगों का हक मांगे। तो ऐसी हुकूमत जो है वो सूट नहीं करती पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। उन्हें कमजोर और कठपुतली हुकूमत सूट करती है इन इलाकों में, तो वो इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ वादे करके इलेक्शन से पहले ही जिनेवा निकल गए अपने इलाज के लिए। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कह रहे थे आपको अस्पताल दूंगा, आपको इलाज दूंगा, आपको तालीम दूंगा, और खुद अपने इलाज के लिए मियां साहब इलेक्शन में वोटिंग से पहले ही गिलगित बल्तिस्तान से निकलकर जिनेवा चले गए। इतलात के मुताबिक कुछ जराए ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जिनेवा सिर्फ इलाज के लिए नहीं गए, अभी उन्हें कुछ और लोग भी आकर ज्वाइन करेंगे और पाकिस्तान से जाएंगे और जाकर ज्वाइन करेंगे। जब ज्वाइन करेंगे तो आपको मेरी खबर की तस्दीक हो जाएगी। जो इतला आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान से कुछ और लोग जाएंगे, जाके नवाज शरीफ को ज्वाइन करेंगे अपने इलाज के लिए। ये अभी तक खानदान कब से इक्तदार में, देखें नवाज शरीफ एक्साइज मिनिस्टर, वजीर खजाना, फिर नवाज शरीफ जो है वजीर आला, फिर नवाज शरीफ 3 मरतबा वजीर आजम, 3 मरतबा शहबाज शरीफ वजीर आला, हमजा शहबाज 1 मरतबा वजीर आला, शहबाज शरीफ 2 मरतबा वजीर आजम, फिर हमजा शहबाज के बाद मरियम नवाज वजीर आला। इस खानदान ने इक्तदार के इतने लोशे और इतने मजे लिए हैं, लेकिन यह खानदान पिछली 4-5 दिहाइयों से इक्तदार में होने के बावजूद आज तक एक अस्पताल नहीं बना सका जिसमें इस खानदान का इलाज हो जाए। आज भी इनको इलाज करवाने के लिए ये बाकायदा खबर जारी करते हैं कि इलाज करवाने के लिए यूरोप निकल गए। तो आज भी इलाज के लिए यूरोप जा रहे हैं, तो ये इनके ऊपर बोझ है। एक आम पाकिस्तानी जिसके पास पैसा है, अगर वो अपना इलाज करवाने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाता है, आप उसका गिरबान नहीं पकड़ सकते। वजह यह है कि उसको लगता है पाकिस्तान में वो फैसिलिटी नहीं है, जो पाकिस्तान से बाहर है वो जाए, जाकर अपना इलाज करवाए, अपने पैसों से जा रहा है ना। लेकिन ये हुक्मरान जो 40 साल 50 साल से यहां पे हुक्मरान है, ये अपना इलाज जाकर बाहर से करवाएं तो इनका गिरबान आप पकड़ सकते हैं। इसलिए कि जनाब आपने पाकिस्तान में क्या सेहत का निजाम कर दिया कि आपको अपने इलाज के लिए बाहर जा, फर्ज करें ना जर्मनी का एक बड़ा सियासतदान उठे और वो इलाज करवाने के लिए फ्रांस चला जाए या किसी और मुल्क में चला जाए, तो वो अपनी तौहीन और बेइज्जती समझेंगे। चीन का सदर उठे और कहे जी मैं इलाज करवाने के लिए जा रहा हूं अमेरिका, तो ये वो अपनी बेइज्जती समझेंगे। ये गलत बात है। दुनिया के अंदर ऐसे नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये होता है और हमने बार बार ये होता हुआ देखा है। बहरहाल मियां साहब निकल गए। मियां साहब के साथ हुई बहुत बुरी है। मियां साहब अपने पूरे सियासी करियर में जो बनना चाहते थे, इमरान खान साहब एक छलांग मार के वो बन गए। हालांकि मियां साहब को बार बार ये बनने का मौका मिला कि पाकिस्तान में उनका तोती बोलता हो, हर आदमी उनसे प्यार करता हो, नौजवान नस्ल उनके लिए पागल हो और लोग उनके लिए जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो जाएं। मियां साहब को बार बार इस बात के लिए मौका मिला, उन्हें यह लड़ाई प्लेट में रखकर मिली, लेकिन मियां साहब ने इस लड़ाई को एक मर्तबा भी नहीं लड़ा।
बल्कि हर मर्तबा वो पीठ दिखाकर पाकिस्तान से बाहर भाग गए और अब लोगों से शिकवा करते हैं कि मुझे भागना क्यों पड़ा। यानी आप लोगों से शिकवा, इमरान खान ने क्या कहा था? उसने कहा था कि मैं अकेला भी रह गया तो मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। वो अपना वादा पूरा कर रहा है। नवाज शरीफ कहते हैं जी मेरे साथ खड़े होगे तो मैं लड़ूंगा, नहीं खड़े होगे तो मैं नहीं लड़ूंगा, मैं डील करके निकल जाऊंगा। इमरान खान में और नवाज शरीफ में फर्क यह है कि नवाज शरीफ ने हमेशा लोगों से कहा कि मेरे साथ वफादार रहना, और अगर मुझे जरा सी भी कमजोरी महसूस हुई तो मैं लड़ाई छोड़ के निकल जाऊंगा। इमरान खान ने अपने लोगों को कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अपने आखिरी सांस तक लड़ूंगा और मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, तुम मेरे साथ खड़े होकर लड़ो। तो इमरान खान ने लोगों से इस बात को मशरूत नहीं किया कि तुम लोग खड़े होगे तो मैं लड़ूंगा, तुम नहीं खड़े होगे तो मैं नहीं लड़ूंगा। इसीलिए लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं और नवाज शरीफ वो नहीं बन पाया जो इमरान खान एक छलांग में बन गया। ये तकलीफ नवाज शरीफ साहब को हमेशा रहेगी और ये तकलीफ देती भी है उन्हें। नाज़रीन, कश्मीर का मामला जो है वो बिगड़ता जा रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई। मेन मुतालबा यह है कि जो 12 महाजर नशिस्तें हैं आजाद कश्मीर में, ये बंदे चुनकर लाए जाते हैं पंजाब से और बाकी सूबों से। 9 सीटें तो सीधी सीधी पंजाब से आ जाती हैं, 3 बाहर से आ जाती हैं। तो ये 12 बंदे दाखिल किए जाते हैं आजाद कश्मीर में। इन बंदों को आजाद कश्मीर के बारे में कुछ पता नहीं है। इनमें कई ऐसे भी होते हैं जो मकामी जुबान में बात भी नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गूफ किस्म के लोग होते हैं। इनके जाली कागजात बना के एस्टेब्लिशमेंट इनको हमेशा जितवा कर वहां असेंबली में पहुंचा देती है और इनके जरिए से वो आजाद कश्मीर में बड़ी बड़ी वजारतें इनको देकर पूरा निजाम कंट्रोल करते हैं। इनके वोटों से हुकूमत बनाई जाती है और इनके जरिए से अपनी मर्जी की हुकूमत चलाई जाती है। एस्टेब्लिशमेंट का एक ऑफिसर बैठ के अपने दफ्तर से पूरे निजाम को इन 12 लोगों के जरिए से कंट्रोल करता है। आजाद कश्मीर के लोगों ने इस नुक्स को पकड़ लिया और उन्होंने कहा जी ये 12 नशिस्तें हमें नहीं चाहिए, इनके ऊपर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हुकूमत ने कहा जी हम कम कर देते हैं। उन्होंने कहा जी कम नहीं करनी, हराम काम एक भी हो या 12 हो वो हराम ही है, हम एक सीट भी तस्लीम नहीं करेंगे। मेरे ذہن में एक तजवीज थी कि ये 12 नशिस्तें अगर रखना जरूरी है कि जनाब आपको मकबूजा कश्मीर वाला आपका केस कमजोर हो जाता है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप इनको अलामती तौर पर रख लें, या वजीर आजम के पास जो एक सिस्टम बना हुआ है इदारा, उसके अंदर इनको आप शामिल कर दें ताकि सिस्टम के अंदर ये लोग मौजूद भी रहें। लेकिन आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाने या हुकूमत गिराने में या वजारतों में इनका कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए, इनको उससे बाहर निकालें। असल तरीकाकार तो यह है। अब आजाद कश्मीर के लोग डट गए हैं। अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी ने सख्त अहकाम जारी किए अपने लोगों को और जगह जगह उनकी मीटिंग्स हो रही हैं और जो मैं अब आपको इतला देने वाला हूं वो है खौफनाक इतला। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के शुरका ने अब ये दाव खेला है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं आजाद कश्मीर में। तो सुप्रीम कोर्ट से कोई एक ऐसा ऑर्डर ले लें जिसकी बुनियाद पे वो ये कहें जी इलेक्शन करवा लेते हैं, नई आने वाली असेंबली इसके ऊपर फैसला कर दें। लेकिन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इस बात को नहीं मानेगी। मेरी उनके लोगों से मैंने खबर हासिल की है, वो कहते हैं जी हम नहीं मानेंगे और उन्होंने तैयारियां अपनी पूरी कर ली हैं। आजाद कश्मीर में बहुत सारे खानदान ऐसे हैं जो मुझे जाती तौर पे जानते हैं और मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली है कि लोग राशन इकट्ठा कर रहे हैं। 15 दिन का, 1 महीने का, 1.5 महीने का लोग राशन इकट्ठा कर रहे हैं कि बवक्ते जरूरत हम अपने आसपास के लोगों को भी दे सकेंगे और बवक्ते जरूरत वो हमारे काम भी आएगा। तो ये एक इशू अब हुकूमत को देखना पड़ेगा कि उन्हें अवामी एक्शन कमेटी की बात तस्लीम करनी है या नहीं करनी। अगर वो बात नहीं मानते तो मामला एहतजाज की तरफ जाएगा, अगर वो बात मानते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल आजाद कश्मीर के ऊपर से कम हो जाएगा। अब लोग राशन इकट्ठे कर रहे हैं और जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसने एक हिकमत अमली भी बना ली है कि अगर मोबाइल फोन बंद होते हैं तो क्या करना है, इंटरनेट बंद होते हैं तो क्या करना है, अगर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है तो उसका क्या करना है। बड़े पैमाने पर नौजवानों की ड्यूटियां लगाई गई हैं